अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब की एक अहम तरीन पैदावार जो होती है ज़रूरी हवाले से अहमियत रखती है वो आम की है, लेकिन कोरोना वायरस ने और मौसम ने इस दफ़ा आम की पैदावार और उसके बाद उसकी जो एक्सपोर्ट है उसे किस हद तक मुतासिर किया है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब हैं, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, मुल्तान में डायरेक्टर हैं। हमारे साथ आज़म साबरी साहब मौजूद हैं, मैंगो एक्सपोर्टर हैं और ग्रोअर भी हैं। और हमारे साथ नवाब मुजफ्फर हयात खाकवानी साहब मौजूद हैं, जो बड़े अरसे से एक रात विरासती तौर पे ये आम की काश्त और उसके बाद उसकी फसल की जो देखभाल कर रहे हैं, तो एक अच्छे ग्रोअर हैं, सीनियर ग्रोअर हैं, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कहूँगा, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि जो आम की एक्सपोर्ट इस दफ़ा मुतासिर हो सकती है, तो कौन सी वैराइटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं आप समझते हैं कि इस दफ़ा आम की एक्सपोर्ट को ये थोड़ा सा शायद इस दफ़ा बाहर ना जा सकें, ख़ास तौर पे जहाँ पे अप्रोच है एक्सपोर्ट की? आपको क्या लगता है कि जैसे यूके या अमेरिका में और लोग मांग है, यूएई में और सऊदी अरब में कुछ और लोग मांगते हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान के लिए कुछ और मांगते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने आज मौका दिया बात करने का। देखें, ये कोरोना का भी एक असर है इस पे, और मौसमी हालात जैसे चले इस बार मार्च से अप्रैल तक जो बारिशें लगातार चली हैं, उन्होंने भी बागात में जो बीमारियां और कीड़ों का हमला है वो गैर मुतवक्को तौर पे पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा आया और मुख्तलिफ आया। तो इस लिहाज से कुछ ज़मींदार जो विजिलेंट ज़्यादा नहीं थे वो उन्होंने नुकसान भी उठाया। तो लामाल्ला इसका असर एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा हमारी पे। दूसरा, जैसे कि आपके भी इल्म में है कि पीआईए की फ़्लाइट्स को है वो पाबंदी लग गई है। हालांकि पीआईए ने गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से उसके रेट भी कम किया था, तो इसीलिए उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, फ़ायदा वो यूरोपीय यूनियन की तरफ नहीं पहुंचने की उम्मीद। लेकिन दूसरे ममालिक में जैसे इन्होंने किया है, हमारे मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इवन अमेरिका तक वो इस बार अनवर अटोल भी भेजा है। तो इस लिहाज से उम्मीद अफजा तो है, लेकिन कोरोना ने हर जगह हर कारोबार को मुतासर किया है, हर कारोबार को। तो लामहल्ला इसका असर हमारी मैंगो फसल पे भी पड़ेगा। फिर भी मैं दुआ गूँ कि हमारे जो साथी दोस्त हैं, ज़मींदार हैं, वो इससे नुकसान ना उठाएं। सही। आज़म साबरी साहब, आप मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ में एक बड़ा नाम है आप लोगों का। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो पैदावार है और इस दफ़ा जो एक्सपोर्ट शुरू हुई है, आपको लगता है कि जो पिछले साल का हदफ था हम वो पूरा कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या नज़र आ रही है इस वक्त तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि रोही चैनल ने हमें दावत दी अपने मसाइल को और इस मामले को तबादला ख्याल करने के लिए। तो मैं इस एतबार से तो ये पिछले साल से ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और प्रोडक्शन पे फ़र्क मौसमी हालात की वजह से ज़्यादा है। बाकी एक्सपोर्ट के हवाले से पिछले साल का टारगेट तो किसी भी एतबार से पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस साल फसल भी कमज़ोर है और आम में मसले मसाइल भी, बीमारी भी मौजूद है, जिस वजह से एक्सपोर्ट का टारगेट भी पूरा नहीं हो सकता है। कितने फ़ीसद कम हो रहा है? आपको क्या लगता है, आपका खदशा क्या है? मेरा खदशा ये है कि 40 to 50% हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। 40 to 50% एक्सपोर्ट होगी। उसकी जो बड़ी वजूहात हैं, एक तो एयरलाइन का ऑपरेशन सस्पेंड होने की वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरी वजह से अगर पिछले साल की एक्सपोर्ट का हम जायज़ा लेते हैं तो तकरीबन 1,20,000 टन का हमारा लास्ट ईयर हमारी एसोसिएशन की तरफ से टारगेट था एक्सपोर्ट करने का। तो उसमें अगर देखें तो बाई एयर तकरीबन 20 से 25,000 टन बाई एयर गया है, और बाकी हमारी मार्केट है, मेन मार्केट ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में तकरीबन ये सारा आम कंज्यूम अप हो जाता है। तो उसमें जो रुकावटें हैं बाई सी में, बाई रोड में, इस मरतबा ताफ्तान बार्डर कुछ अर्सा बंद होने की वजह से भी वो
जो हमारी मेजर क्रॉप का सीज़न था सिंध, क्योंकि इस साल सबसे अच्छा फेवरेबल मौसम मिला है सिंध के बागात को। पंजाब के बागात को कतन फेवरेबल मौसम नहीं मिला, तो सिंध में हमारी प्रोड्यूस बहुत अच्छी थी और उसकी इस बहुत अरसे बाद क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उस फेज़ में आगे ताफ्तान के ज़रिए ईरान हमारा सिंधड़ी का जो हमारा सबसे बड़ा बायर है, तो उस दौरान एक्सपोर्टर्स उसको नहीं भेज सके। तो अब बॉर्डर खुला है, तो अब हमारी वो कमज़ोर क्रॉप का एरिया आ गया है, तो इस वजह से मेजर डिफरेंस आ रहा है। एयरलाइन ऑपरेशन इसकी वजह है। और तीसरे नंबर पर जो ये हमारा प्रोड्यूस एरिया है, डॉक्टर साहब से भी हमारी मुख्तलिफ फोरम्स पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी यही बात रहती है कि हमें ऐसी वैरायटीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है जिनकी शेल्फ़ लाइफ और कलर हो, ताकि हम मल्टीपल मार्केट्स में ना उसको टारगेट कर सकें। क्योंकि असल में अगर हमारा सिर्फ एयरलाइन पर डिपेंडेंट होंगे ना, तो लाजमी सी बात है एयरलाइन के ऑपरेशन पे एक तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे एकदम सिर्फ फ्रेट के एलिमेंट की वजह से वो एक्सपोर्ट स्टॉप हो गई है। बाई सी में ये उलझन नहीं है, तो बाई सी के लिए लेकिन हमें वही वैरायटीज़ चाहिए जिनकी शेल्फ़ लाइफ और उनका बिहेवियर अच्छा हो। तो उसके लिए हमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है और सब ग्रोअर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल वैरायटीज़ जो पिछले 100-150 साल से लगी हुई हैं, इंडिया से आई हैं ज़्यादातर वैरायटीज़, तो उन्हीं वैरायटीज़ पे काम हो रहा है। नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, हम देखते हैं कभी थाईलैंड का, चाइना के आम ऐसे हैं जैसे बिल्कुल पॉलिश हुए हैं और उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत हाई शेल्फ लाइफ है। तो हाई शेल्फ लाइफ, उसकी टेस्ट हमारे एरिया का वो बिल्कुल मैचलेस है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल मैचलेस है। थाईलैंड के आम खा के तो बिल्कुल महसूस होगा जैसे आपने आलू खाए हैं, आम नहीं खाए। ऐसे चाइना के आम हैं, वो खूबसूरती अपीयरेंस अच्छी है, लेकिन वो टेस्ट में हमारे करीब भी नहीं पहुंचते। तो हम अपने टेस्ट को जिस हद तक एक्सप्लॉइट करना चाहिए, तो उस पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपने सवाल उठा दिया है डॉक्टर साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब हमने लेना है। लेकिन मैं पहले नवाब मुज़फ़्फ़र खाकवानी साहब से एज अ ग्रोअर पूछता हूँ कि जिन मसाइल की निशानदही की है हमारे मेहमान आज़म साबरी साहब ने, आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा क्या हुआ है? अच्छा भला तवक्को की जा रही थी, एकदम एक मौसम ने आकर उसे एकदम ही बदल दिया सारी चीज़ को, तवक्कुआत को, फसल की पैदावार को, हदफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रोही टेलीविज़न और ज़मानी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने भी मदऊ किया। साबरी साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही हैं, और हम तो बिल्कुल तवक्को भी नहीं कर रहे थे, जो कि नॉर्मली हम जिस तरह से करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, जो कुछ भी मेहनत करते हैं, जो कुछ भी इनपुट होती है, उस तरह से कर रहे थे। 2018 जो था उससे हमने सोचा था कि जी ज़्यादा मेहनत करें ताकि उससे भी बेहतर हमारी वो हो, पैदावार हो। तो 2019 में आके तो जिस तरह से बारिशें हुई, फिर कोरोना का मसला आ गया, जो कि खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोरोना की वजह से लेबर की शॉर्टेज नहीं हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से इस मसला भी नहीं था रूरल एरिया में, तो वो तो हमारा मसला ठीक ही रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मौसम का, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो जहाँ पे मौसम मुतदिल हो और उसके अंदर नमी भी हो, तो उसमें जो जितने भी हशरात हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं, और उस वजह से जो है एक फ्रूट बोरर है और एक तो और कीड़े हैं, वो ज़्यादा वो आए, उन्होंने इसको ख़राब किया आम की फसल को, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारी, और अच्छा मौसम की वजह से सिंधड़ी जो है वो बहुत शाही रहा है, वो बहुत ही उसकी कम हुई है। जितनी ही अच्छी सिंध में हुई है उतनी ही मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कमी हुई है। ऐसे कुछ मतलब सिंध में वो बहुत अच्छा उसकी प्रोडक्शन है, लेकिन जब साउथ में वही सिंधड़ी है, लेकिन उसका वो इफेक्ट हुआ है बुरी तरीके से वेदर से और इससे, क्योंकि वो गर्म, वो असल में वहाँ पे ना फ्रॉस्ट पड़ती है सिंध में, ना इतनी सर्दी पड़ती है जितनी कि हमारे यहाँ। तो यहाँ और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सर्दी कुछ लंबी हो गई। अच्छा, तो ये ज़्यादा भी थी। जी, कितने % आम की पैदावार इस सीज़न में मुतासिर हुई है और हो सकती है? अभी तो चल रहा है ये सीज़न।
دیکھیں جی غیب قلم تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن میں ایز اے گروور پچھلے سال جو ہماری تھی نا جی 15 لاکھ ٹن ہوئی تھی پیداوار پاکستان کی، تو اس سال 11-12 کے قریب میں تو سمجھ رہا ہوں، مطلب سمجھتے ہیں کہ 25% ایکسپورٹ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 50% متاثر ہو رہی ہے، مطلب وہ تو کرتے رہتے ہیں چیزیں. وہ میں عرض کروں نا جی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ 7.6% ہے پچھلے سال کی فگرز ہے. جی پچھلے سال کی اگر مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، پچھلے سال 1,15,000 ٹن ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہے، بالکل صحیح. اور وہ ریکارڈ ہے اس لیے کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ ہے 2018 میں ٹوٹل 82,000 ٹن کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، بالکل صحیح. اور صرف مڈل ایسٹ میں 2019 میں جو ہے نا وہ صرف یو اے ای کی ہوئی ہے. صحیح، صرف ایک علاقے میں، ایک جو ریاستیں ہیں اس میں 82,000 ٹن. تو اس حساب سے جو ہماری ایکسپورٹ ہے نا جی اس کے لیے اور کوئی کمی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو پروڈکشن کی کمی ہے نا اس پہ، اس کا ایکسپورٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں البتہ عام کو ان ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے کا جو ہے اس میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کا اثر ضرور پڑے گا. جی اعظم صاحب. ایکسپورٹ کے بیسیکلی جیسے خان صاحب نے فرمایا ایکسپورٹ کے 2 میجرز ہیں. ایک آپ اس کی جو پرائس وائز اس کو ایویلویٹ کریں گے، اس کی ایویلویٹ کریں گے کہ پچھلے سال ایک کے جی فرض کرو 40 روپیز پر کے جی تھا، اس سال وہ 80 روپیز میں ہے، تو ان ٹرمز آف روپیز شاید کم فرق آئے، لیکن ان ٹرمز آف ویٹ 50% فرق ہوگا. اچھا سندھ تقریباً ہماری اوور آل پروڈیوس کا 35% ہوتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ان ٹرمز آف ریٹ شاید کم فرق آئے، اس کا مطلب ویلیو کے حساب سے کا آپ کا جو اصول ہے پروڈکشن کا، سپلائی کا اور ڈیمانڈ کا، آپ اس حساب سمجھتے ہیں کہ آپ کو جن لوگوں کا مال بچا ہے، جن کی فصل بچی ہے، جن کی پیداوار بچی ہے، انہیں ریٹ اچھا مل رہا ہے اور ملے گا؟ بہت اچھا ریٹ ملے گا انشاءاللہ. پچھلے سال سے آلموسٹ ریٹس بھی ڈبل ہوں گے. ریٹس ڈبل ہوں گے 50% 25% جن کی اچھی کوالٹی ہے ان کے ریٹس ڈبل ہوں گے. کوئی اس میں کوئی مطلب سیکنڈ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جن کی کوالٹی اپ ٹو مارک ہے. بیسک سبجیکٹ تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھی یہ کوالٹی کا ایشو ہے، کوالٹی کی وجہ سے کوالٹی مینگو کی اویلیبلٹی کم ہو گئی ہے، اس میں کوئی نہیں. لیکن جو جن کا سامان پروڈیوس اچھی ہے، کوالٹی اپ ٹو مارک ہے، تو وہ انشاءاللہ ان کی پچھلے سال سے ویلیو آلموسٹ ڈبل ہوگی. ان ٹرمز آف ویلیو ہمیں 20-25% کا ہی فرق آئے گا، لیکن ان ٹرمز آف ویٹ جتنا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو ٹن میں میئر کر رہے ہیں، تو اس میں پچھلے سال اگر ہم نے 1,20,000 ٹن ایکسپورٹ کیا تو اس سال ہم 60-70 ہزار ٹن سے اوپر نہیں جا سکیں گے. حل کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ سے کیا توقع کرتے ہیں وہ کیا کرے؟ آپ کو گورنمنٹ کیا سپورٹ دے سکتے ہیں، یا اس دفعہ حالات ہی ایسے ہیں، ایئر لائنز بند ہیں، بارڈرز بند ہیں، کچھ چیزیں؟ رضوانی صاحب موسم پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے اس میں بیسیکلی، اور گرور کا سامان ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے اور وہ سب کا سب سامان توکل پر مبنی ہے. اچھا لیکن جو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے تو وہ جو ادارے ہیں، اگر ادارے اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہم نے پچھلے 30-40-50 سال میں جو نئی ورائٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے نئی ورائٹیز پر ریسرچ نہیں کی، اور ایک پروڈکٹ کا بیہیویئر جو ہمیں ایکسپورٹر کو ایک گائیڈ لائن چاہیے کہ اس پروڈکٹ کا یہ بیہیویئر ہوگا فردر ان دی ٹرانزٹ فیز، اور اس کی شیلف لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی. تو بیسیکلی یہ ایک ذمہ دار ہے، ایک کاشتکار ہے، وہ نئی ورائٹی لگانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن اویلیبل نہیں ہے. وہ مجھ سے پوچھ لے گا، کسی اور سے پوچھ لے گا، دائیں بائیں پوچھ کے ساتھ والے گروور کو دیکھ کے تو وہ اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے. کچھ مارکیٹ سے فیڈ بیک لے لیا کہ اس ورائٹی کا رسپانس مارکیٹ میں اچھا ہے. لیکن جو بیسیکلی ہم ایک کہتے ہیں کہ بھی میں ایک مربع 25 ایکڑ باغ لگانا چاہتا ہوں تو میں ڈائریکٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں کہ آپ مجھے روڈ میپ دے دیں، مجھے کون سی ورائٹی اگانی چاہیے. تو بیسیکلی ہماری بہت ساری پروڈکٹ نان کمرشل ورائٹیز کی وجہ سے نا، وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ نان کمرشل ورائٹیز ہمارے پاس بہت ہیں. ایکسپورٹ کے لیے پروڈیوس کی اویلیبلٹی کمپیریٹیولی کم ہے، اور جو تھوڑا سا کلائمیٹ میں فرق پڑتا ہے. دیکھیں نا
अगर 12 लाख या 15 लाख टन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 6-7% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसको 20% पे ले जाने के लिए और मुल्क के लिए बेहतर ज़र मुबादला हासिल करने के लिए तो हमें बाकी ममालिक की तरह नई वैरायटीज़ को भी तलाश करना है, नई मार्केटों को भी तलाश करना है, शेल्फ लाइफ और टेस्ट को बरकरार रखते हुए शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ताकि हम 22 में अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले एक USAID का प्रोजेक्ट था कि हम शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करते हैं 28 डेज़ तक हम सिंदड़ी को और इनको ट्रीटमेंट से 28 डेज से 30 डेज तक ले जाते हैं। अच्छा, उस सेक्टर में अगर फ़र्ज़ करें 22 में एक हमारी एक्सपोर्टर हैं जो हमारे अभी पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने आज से 7-8 साल पहले ट्राई किया है यूके के लिए 22 में और यूके के लिए जो वेसल अवेलेबल है उसका ट्रांजिट टाइम है तकरीबन 28 to 30 डेज। अगर वो 15-16 डेज वाला वेसल मिल जाता है तो यूके की मार्केट को हम 22 भी टारगेट कर सकेंगे। वो उस सिलसिले में तो गवर्नमेंट की आपका हेल्प चाहिए, उसकी हेल्प चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में अकरम चावन साहब, वो मैंगो एक्सपोर्टर और चेयरमैन मार्केट कमेटी मुल्तान है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है अकरम चावन साहब ने, जो चेयरमैन मार्केट कमेटी मुल्तान की और मैंगो के एक्सपोर्टर भी हैं। वेलकम टू द शो जनाब आपको अकरम चावन साहब। बात हो रही थी तो हम उस बात की कंटिन्यूटी को पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से आगे बढ़ाते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आए ब्रेक के पहले हिस्से में, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेल्फ लाइफ और वैराइटीज़ पर बात हुई, वो आपका काम क्या सपोर्ट कर सकते हैं आप फार्मर्स को? जी देखिए, जो वैराइटीज़ का है, जो 8-10 वैराइटीज़ कमर्शियल चल रही हैं वो बिज़नेस करने के लिए हैं। सफ़ेद चौंसा है, सिंदड़ी है, लेट सिंदड़ी है जिसको अजीम चौंसा का नाम भी दे रहे हैं ना, दूसरा चिनाब गोल्ड। अच्छा, ये वैराइटीज़ तो बहुत सारी हैं। ट्रेंड वैरायटी का वो बनता है जिसकी मार्केट में डिमांड आ जाती है, ठीक है, ये तो है डिमांड के हिसाब से। बाकी क्या कर रहे हैं हम इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम वैरायटी डेवलपमेंट पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक तो हम वैरायटी डेवलपमेंट में काम ये कर रहे हैं कि सिलेक्शन के थ्रू नई वैरायटीज़ ले रहे हैं, जो इन शॉर्ट ये एक होता है इसका वैरायटीज़ अगर डेवलपमेंट का काम करें, आज मैं काम शुरू करता हूँ तो मैं रिटायर हो जाऊँगा, वैरायटी जो है मेरे बाद के बंदा कोई वो उसको कामयाब होगी कहीं जाके। ये काम भी हम कर रहे हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में हर साल हम कोई 4 से 5 वैरायटीज़ की हम स्टोन उगाते हैं, उसको लगाते हैं, उसको फील्ड में ले जाते हैं। वो अब जब फल पे आएगी, वो फल पे भी 8-10 साल बाद आएगी, ठीक है जी। जब वो आएगी वो उसका सिलेक्शन उसमें से होगी कौन सी वैरायटी नई डेवलप हो जाती है। नेचुरली डेवलप, अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है मैंगो में कि आप इसका एक स्टोन लगा लें, नई वैरायटी डेवलप कर लें। कोई आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं। इसी तरह ये वैरायटीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं। 8 से 10 वैरायटीज़ हमारी इस वक्त पाइपलाइन में हैं जो अंडर स्टडी हैं, जिसमें एक तो साल में 2 बार फल देने वाली वैरायटी भी है, वो भी हमने 2-3 जगह पे उसको मार्कअप किया है, वो भी ला रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इकसाम हैं, कलरफुल इकसाम भी हैं जो हमारे डेवलप हुई हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार हम दुनिया की 10 वैरायटीज़ जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं जी, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इंपोर्ट करके हम हमारे 3 स्टेशन हैं, शुजाबाद है, मुल्तान है और खानेवाल में, वहाँ पे हम लगाएंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें से जो बेहतर होगी वो हम वैरायटी वो भी। अच्छा, दुनिया में पाकिस्तान की कौन सी वैरायटी है जो पहले 15 में 20 में आती है? दुनिया में अगर आप जाएं तो ये हमारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, अलग ही जी। हमारे आम के अलग ये देखिए, हमारा जो मैंगो है, जो कंज्यूमर है मैंगो का, वो हर जगह पाकिस्तानी है। हम इसको अमेरिका भेज दें, हम इसको इंग्लैंड भेज दें, इसको UAE में भेज दें, पाकिस्तानी भेज दें, हमारे पाकिस्तानी है। मैं खुद पाकिस्तानी ज़्यादा बड़े ज़गीर जी, मैं खुद 4 साल UK में रहा हूँ जी।
UK کی مارکیٹ ساری میں نے وہ مین مارکیٹ وہ بھی گھومی ہوئی ہے. میں نے UK کی ہر مارکیٹ دیکھی ہے. میری ریسرچ بھی مینگو پہ تھی اور UK میں تھی جی اور اسی پہ تھی جو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 28 ڈیز کریں. تو 28 ڈیز پہ جو سب سے پہلے مینگو میں نے ہی سٹور کیا تھا. ٹھیک ہے جی. صحیح. اسی کو جو گیسز ایٹماسفیئر کا جو ایک ویسل ہوتا ہے وہی یہاں سے UK تک جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم وہاں پہ انڈیا کی الفانسو آتی ہے. جی جب ہمارا مینگو آتا ہے تو الفانسو ختم ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. الفانسو بھی پاپولر ورائٹی ہے. صحیح. ہمارا اس کے ساتھ اس لیے میچ نہیں ہے کہ ہمارا اس کے بعد آتا ہے. صحیح. تو ہم ان کی اپنی مارکیٹ کیپچر رکھتے ہیں. صحیح. ہمارا 64 SB یہ UK میں مقبول ہے. صحیح. ہمارا یہ سندھڑی مقبول ہے. سندھڑی خاص طور پہ جو ہے یہ ایران میں بہت مقبول ہے. صحیح. ایران میں بہت جاتا ہے. صحیح. جس سال بھی ایران کی مارکیٹ ہم کیپچر نہیں کرتے, بارڈر بند ہو جاتا ہے, یہاں پہ ریٹ گر جاتے ہیں. صحیح. افغانستان اور ایران دونوں بڑے کنزیومر ہیں آپ کے لوکل. اور یہ ایسی ایکسپورٹ ہے کہ یہ زیادہ تر ریکارڈ پہ بھی نہیں آتی. تو یہ بھی ایسا بھی ہے. یہ جو فگر ہم دیتے ہیں 1,15,000 سے 20,000 30,000 جو ایکسپورٹ ہے اس میں ٹن جو ہے وہ ابھی اس میں سے بہت سی ریکارڈڈ بھی نہیں ہوتی. ریکارڈڈ نہیں ہے. اکرم چامن صاحب, کتنی پرسنٹ جو ایکسپورٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا ہے. دیکھیں بات یہ موسٹلی یہ ریکارڈڈ ہی ہے, کیونکہ جو ایران بائی روڈ مال جا رہا ہے یا افغانستان جا رہا ہے اس میں بہت کم ہوگا جو ریکارڈڈ نہیں ہوگا. وہ تو سمگلنگ ہے نا. وہ کہتے ہیں ان دو ممالک میں ایک کافی بڑی مقدار ایسی ہے جو ریکارڈ نہیں, وہ بہت تھوڑی مقدار ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو بھی ایران میں ہمارے عام جا رہے ہیں نا وہ فائٹو لینے کے بعد جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں پاکستان میں لگے ہوئے ہیں, ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے وہ متحد ہیں, ان کے انڈر آتے ہیں. وہاں پہ کام نہیں ہوتا, آم دھوئے نہیں جاتے, ایسے کاغذ بیچتے جاتے ہیں. اس میں DPP بھی پوری انوالو ہے, اس میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اس میں پورا انوالو ہے. صرف فائٹو بیچے جاتے ہیں. اور جتنے پلانٹ لوگوں نے اپروو کروائے ہیں, پیسے دے کے کروائے ہیں, سفارش سے کروائے ہیں, کسی نئے ایکسپورٹر کو یا گروور کو, یہ مظفر احمد خان خاکوانی صاحب نے بھی اپنا پلانٹ بنایا ہوا ہے, وہ اس کے اپروول میں بہت زیادہ روڈ اٹکاتے ہیں. یہ تو ہے بائی روڈ کی بات. صحیح. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے پاکستان میں مین ہمیں یہ ہے کہ ہم ذمہ داروں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے کون کون سی ورائٹی لگانی ہے جو پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی ایکسپورٹ میں بڑھاوے کی وجہ بن جائے, اور اس میں کون سی ورائٹی لگانی ہے, کتنے یعنی آپ نے وہ پر ایکڑ پلانٹس لگانے ہیں. بالکل صحیح. ہم پچھلے سال ہم گئے ادھر مصر میں, وہاں ہم نے دیکھا ہے وہاں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن لگی ہوئی ہے. ایک ایکڑ میں 1,000 1,200 1,300 پودے لگے ہوئے ہیں, لیکن یہاں 30 ایکڑ لگے ہوئے ہیں پودے, اور اس میں انٹر کراپنگ ہو رہی ہے, کنو بھی لگے ہوئے ہیں, گھاس بھی لگا ہوا ہے. تو اس سے وہ ایکسپورٹ کوالٹی تو نہیں بنتی. تو اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, باقی جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایکسپورٹرز کو جو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں, اور قابل وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کو گورنمنٹ کو ذرا دیکھنا چاہیے بھی کیا ہو رہا ہے. عمران خان کی یہ پہلی حکومت ہے جس نے یہ مینگو کے ایکسپورٹرز کو ریبیٹ دی ہے 2%. بھئی جو بندہ آم بھیجے گا اس کی جتنی انوائس ہے اس پہ 2% ریبیٹ دیں گے, بلکہ سب ایکسپورٹرز کو آلموسٹ مل چکی ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے یہ ایکسپورٹرز کے لیے, کیونکہ اس سے جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹ زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اگر اس کی اگلے سال ایکسپورٹ 10% زیادہ ہوگی تو اس کو 4% ریبیٹ ملے گی. اچھا, آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا کہ جو ہمارا آم کا کاشتکار ہے اس نے اپنے آپ کو توجہ نہیں کی, ماڈرن ٹرینڈز کو نہیں سمجھا, جیسے آپ نے فی ایکڑ پودوں کے حساب سے, تعداد کے حساب سے بتائی چیزوں کو, وہ شفٹ نہیں کیا. نواب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا گروور اب اس طرف چلا گیا ہے یا نہیں, یا ابھی بھی کلاسیکل اور روایتی اسٹائل میں چلے جا رہا ہے, اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں پیداوار میں, اور پھر اس کے ورائٹی کے حوالے سے ڈیولپ کرنے میں کچھ آپ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سلو پروسیس ہے, اس کو آپ جلدی میں نہیں کر سکتے. پرانے وقت کے لگے ہوئے باغات وہ ان کی جیومیٹری اور تھی, 40 فٹ پہ لگے ہوئے تھے,
قد उनका 60 फुट तक पहुंच चुका है, वो जो पुराने हैं। अब जो नई वैरायटीज़ आ रही हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट है, और फिर उनको लगाने के लिए या तो पहलू को उखाड़ दें और फिर आराम से बैठें 5-7 साल 8 साल कि फिर वो हो, लेकिन उसी के साथ उनको लगाना वो बेहतर लगा है हमें। दूसरी बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनको काट के जो नई फ्लशेज़ हैं उनको नई वैरायटीज़ का कलम लगाना, ग्राफ्ट करना, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्टरनेटिव है। तो वो हम काम कर रहे हैं, और मैंने 2-3 साल अपना बाग खुद उठाया है। सही। और जैसा कि चावन साहब फरमा रहे थे ना कि अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है ग्रोअर को, कुछ तो ये है, लेकिन जब वो मैंने बाग अपना खुद उठाया 2-3 साल, तो मुझे पता चल गया कि कौन सी वैरायटी जो है वो बेकार है, कौन सी वैरायटी की डिमांड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सब के ऊपर ख़र्चा एक जैसा आता है, मेहनत एक जैसी होती है। सही। तो ये चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, काश्तकार जो सीरियस किस्म के हैं उनको पता चल रहा है। छोटी सी मिसाल है कि इस दफ़ा बेखर हजरात बहुत कम आए हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाग में 2-3 ऐसी वैरायटी थी जिसकी डिमांड है, जो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आए, और एक आके बैठ गया कहते ये मैंने लेके ही जाना है। तो मतलब है कि ये चीज़ जो है कि वो वैरायटीज इस दफ़ा इंटरेस्ट शो नहीं किया जो जनरली नहीं किया। बिल्कुल सही मिडलमैन है, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ग्रोअर्स को वो वैरायटीज़ लगानी चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड है। थोड़ा सा जाके अब मैं अच्छा, ये आपने बात की, कौन सी वैरायटीज़ की डिमांड है? देखिए जी, जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि सबसे पहली वैरायटी जो हमारी है ना, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, वो है सिंदड़ी। सिंदड़ी हमारे सिंध में भी अच्छा खासा पैदा होता है। सिंदड़ी, चौंसा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे चौंसा है। चौंसे की डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा है। तीसरा, और तीसरा है वाइट चौंसा या लेट चौंसा। इन तीन की वैरायटी है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेट सिंदड़ी की तरफ भी लोग माइल हो रहे हैं, लेकिन अब अभी उसकी जो है ना प्रोडक्शन बहुत कम है। इस पर बात जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं इसी इशू पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस बार आम की पैदावार कितनी होगी, और इस दफ़ा एक्सपोर्ट कम से कम इस एरिया से, ओवरऑल भी तो है लेकिन इस एरिया से, साउथ से, जो यहाँ के जो मैंगो ग्रोवर है वो कितनी एक एक्सपोर्ट के लिए आम एक्सपोर्टर को देता है, और एक्सपोर्टर उसे कामयाब होगा एक्सपोर्ट करने में कितना, ये सवाल है। इसी पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैराइटीज़ के ऊपर भी, रिसर्च पर भी बात आ रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिदरा साहब, आप मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बात अकरम चावन साहब ने सवाल उठाया, नवाब मुजफ्फर साहब ने किया, उससे पहले आज़म साबरी साहब ने भी। आप बहरहाल साइंटिस्ट पर बात तो आती है, और जो अडॉप्टेबिलिटी है ग्रोअर की तरफ से नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की, वो कम है, या आप समझते हैं कि नहीं अब जो नई जनरेशन है वो तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है? मैं समझता हूँ कि मैंगो ग्रोअर बहुत पढ़ा लिखा है दूसरों की निस्बत। हमारे अगर मैंगो की इंडस्ट्री में जाएं तो आपको मैंगो ग्रोअर बहुत पढ़ा लिखा नज़र आएगा। हमारे कंटेक्ट में भी बहुत सारे ग्रोअर हैं, ये तादाद थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद है जो हमारे साथ राब्ते में रहती है। उस राब्ते की वजह से हमारा इंटरेक्शन है उनके साथ, इंटरेक्शन से हम भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं। तो ये जो आपने सवाल किया कि वैराइटीज़ जो बहुत सारी यूज़लेस हैं, पहले क्या होता था? पहले साउथ पंजाब में देखें कि ये बड़े बड़े बागात किन के थे, सारे ज़मींदार नवाब थे, बड़े बड़े उनके बागात थे, उनका एक प्राइड होता था। नवाब साहब भी बैठे हुए जी, वो भी बैठे हुए हैं, वो एग्री करेंगे मेरी बात से, कि उनका प्राइड था कि जी मेरे पास 50 मैंगो की इकसाम लगी हुई हैं, 100 लगी हुई हैं, वो जनाब मेरे पास तो ये वैरायटी है, ये मेरे अब्बा जी ने लगाया था, लगा हुआ, वो फल दे या ना दे, दादा की निशानी है, वो खड़ा रामपुरी। अच्छा, अब वो बात नहीं रही। ये हमारे पुराने कुछ, जब मैं 2012 में इधर आया हूँ। अच्छा, नई बात नहीं, ये बात नहीं रही, तो अब नया क्या है? नया मैं देखता हूँ, वो आपको बताता हूँ। नए जो आया, उन्होंने इसको ज्योमेट्री को हमारे साथ मिलकर बढ़ाया। फिर उन्होंने ये किया कि नहीं, ये वैरायटी जो है ये बिज़नेस करती है मार्केट में, ये यूज़लेस है, उसको ख़त्म किया। अब इन पे सिलेक्टिव पे आ गए हैं। हमारे साथ मिलके उन्होंने सिलेक्शन हमारे साथ, हमने सपोर्ट किया उनको कि कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा बिज़नेस करती है। फिर अब आप देखें,
ہر زمیندار کاٹ کے اس کو ورائٹی کو چینج کر رہے ہیں. نواب صاحب کی اپنی ایگزامپل ہے, انہوں نے ورائٹیز چینج کی ہیں اور کر رہے ہیں. یہ جو ان کے 27 پودے ایکڑ میں ہوتے تھے اب یہ 100 سے 150 تک آ گئے ہیں. اور ہائی ڈینسٹی جو جیسے چاون صاحب بتا رہے تھے اس پہ بھی انہوں نے تجرباتی لگایا ہے, ہم بھی لگایا ہے. ہم نے ڈرپ اریگیشن پہ ملتان مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کام کیا ہے, ہم نے الٹرا ہائی ڈینسٹی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ آئندہ جو ہے اس میں کامیابی کیسے ہم نے حاصل کرنی ہے. یہ بہت ڈیفیکلٹ کراپ ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں اس میں. جب ہائی ڈینسٹی پہ آپ جاتے ہیں تو چیلنجز بھی نئے آتے ہیں, تو ان چیلنجز کو کیسے میٹ کرنا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. ہم اسٹڈی کریں گے اور ساری ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ساری ہم دیں گے, اور انشاءاللہ یہ مینگو کی بہتری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اکرم جاوید صاحب, آپ نے بات کر رہے تھے ایکسپورٹ کے حوالے سے, ہم پہلے تو جو گروور ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو گروور ہے وہ آپ کو ایکسپورٹیبل پروڈکٹ دے رہا ہے؟ نمبر 1, کیا ہماری سلو گروتھ ورائٹی کی وجہ سے ہے, جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے ہے, یا کچھ اور رکاوٹیں ہیں؟ آپ کو رکاوٹیں کیا ہیں؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ 95% تو گروورز اپنے باغ سیل آف کر دیتے ہیں, جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, یا میں خریدے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کو بیچ دیا انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے جو ورائٹیز ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, سنری ہے, وائٹ چونسا ہے, اس کے بعد سمر بیس چونسا ہے, یہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والی ورائٹیز ہیں, کیونکہ یہ بائیر سب سے زیادہ جو ہے یہ سمر بیس چونسا جاتا ہے, جو موسمی چونسا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جتنے وہ ٹھیکیدار ہیں وہ سارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کے پاس لیبر بھی ایسے ہے, کوئی ٹیکنالوجی ایسے نہیں ہے. یہی گائیڈنس ان کو دینی ہے نا کہ آپ نے آم کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے. وہ 40% آم تو ہارویسٹنگ کے درمیان میں اس کو خراب کر دیتے ہیں, وہ پھر بی گریڈ یا سی گریڈ میں چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. اگر وہ ایکسپورٹر لے کے ڈبے میں بھر کے آگے بھیجے گا تو اس کا فال تو جا کے نکلے گا اگلے اسٹیشن پہ, وہ ایکسپورٹر بھی مر جائے گا, پاکستان کی بدنامی مفت میں ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے 2 3 4 باتیں ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں, انہوں نے آم کے یہاں ملتان میں, میرے اپنے ذاتی باغ میں ایک بیماری تھی, میں نے ڈاکٹر صاحب نے ریکویسٹ کی, یہ پورا اپنا سٹاف لے کے وہاں گئے ہیں. ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ بیماری ہے بہت زیادہ اور کرونک قسم کی, اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے. بات یہ ہے ابھی بھی جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے, اس پہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ ایک اشتہار چلائے, بھائی آپ نے یہ ورائٹی لگانی ہے, ذمہ دار کو بھائی اس میں لگانے میں اگر فرض کریں ایک ہری ورائٹی ہے جو ارلی ورائٹی جس کو کہتے ہیں, دوسہری ہے, لنگڑا ہے, مالدہ ہے, ریٹول ہے, اس کی پیداوار آ رہی ہے 60-70 ہزار روپے ایکڑ, وہ تو خرچے میں پورے ہو گئی. بالکل ٹھیک. اس کے مقابلے میں اگر آپ وائٹ چونسا لگائیں گے, سنری لگائیں گے, تو وہ 5 لاکھ سے 6 لاکھ روپے ایکڑ بھی آ سکتی ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو پروپوگیٹ کرنا ہے ہم نے. بھائی آپ یہ مطلب ابھی گائیڈنس نہیں ملی, آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو ابھی بھی ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر رہا, جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نہیں اس کو. سر دیکھیں ابھی کرونا آیا نا, ہر بندے کو کہا ہے جی آپ نے سوشل ڈسٹینس, ہم بھی دیکھو سوشل ڈسٹینس پہ بیٹھے ہیں نا. بات یہ ہے ایجوکیٹ کرنے کی ہے, پروپوگیٹ کرنے کی بات ہے. اگر گورنمنٹ, آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ کمی ہے, وہاں پہ کمی ہے, ایسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فارمرز کو پراپرلی گائیڈ نہیں کیا گیا محکمہ زراعت کی طرف سے, حکومت کی طرف سے؟ نواب صاحب آپ کیا کہتے ہیں, مختصر صاحب. اصل میں جی بالکل صحیح انہوں نے فرمایا, جو آم ہے اس کو پہلے تو کراپ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, بڑی مشکل سے اسے مائنر کراپ کا درجہ ملا, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی ریسرچ اسٹیشن نہیں تھا. گورنمنٹ نے مہربانی کی, ہم لوگ دوڑے بھاگے, لوگوں کو کہا, تو مینگو ریسرچ اسٹیشن جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ بنا, تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کام شروع ہوا. پہلے بالکل کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چھوٹی قد والے پودے لگائیں گے, ان کو کاٹ کے, یعنی کہ شارٹ ٹری سسٹم SPS, تو اس میں یہ ہوگا کہ سپرے بھی آسان ہوگی. اب یہ ہے کہ 60 فٹ کے پودے پہ اوپر تک سپرے جاتی ہے, نہیں جاتی, کتنی جاتی ہے. ایسے ہی اس کو جب آپ توڑیں گے تو اوپر سے گرے گا, آدھا تو پھٹ گیا ہوگا یا کچھ نہ کچھ اس کو داغ پڑے گا. آم کی خاصیت ہے کہ وہ جب پکتا ہے تو داغ نظر آتا ہے.
और दूसरा है कि उसको जब खुराक देंगे वो भी उसको प्रॉपरली हो सकेगी, हार्वेस्टिंग ठीक होगी, ये सारा कुछ यानी कि प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी ये मामला शुरू हुआ है, मैंने भी 2 एकड़ लगाया हुआ है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन डॉक्टर साहब ने कह रहे थे, इनको देख के मैंने भी गवर्नमेंट ने भी कुछ सब्सिडी दिया, मैंने लगाया है। उसके ज़रिए हम पौधों को सिर्फ पानी नहीं देंगे बल्कि खुराक भी देंगे। सही। तो उससे ये होता है कि पानी की बचत भी होती है और पौधा जो है। मैं सवाल ये आखिरी सवाल आपसे कि लोग काश्तकार जो आप जैसे सीनियर काश्तकार हैं और जो आपकी नई जनरेशन वो तेज़ी से इन चीज़ों की तरफ आ रही है या भी है स्लो काम? नहीं आ रही है ये, क्योंकि देखे ना पहले MRI नहीं था, अब आ रही है। MRI नहीं था पहले, व्हाट्सएप नहीं था, इस किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाने वाले वो नहीं थे, मीडिया नहीं था। अकरम जामन साहब, आखिरी कमेंट आपका क्या है? हुकूमत क्या करे कि इस इलाके के ग्रोअर को किस तरह गाइड करे, एक जुमला, और आपके एक्सपोर्ट कैसे हो इस इलाके से, उसको ज़्यादा इनकम कैसे हो? लास्ट जुमला सर, एक जुमले में बस। एक जुमले में यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम जो ज़मींदारों को एजुकेट करे, भाई आप ये वैरायटियाँ लगाएं, जो लेबर्स है बाग में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी एक्सपोर्ट तो देखिए बात ये है, ये तो सप्लाई एंड डिमांड पे है। ट्रेनिंग होनी चाहिए और वैरायटीज़ की सिलेक्शन होनी चाहिए। आपने ये दो बातें, अच्छी सिलेक्शन होनी चाहिए। आप कोई गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो सिर्फ तजवीज़ कर सकता है चीज़ें, मुख्तसर से एक जुमले में आपके नहीं रही ट्रेनिंग की बात, ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। हमने कोरोना का जो हुआ था लॉकडाउन, इससे पहले एक ट्रेनिंग हम करवा चुके थे शुजाबाद में, दूसरी आने वाली थी, दिन भी रख दिया गया था, तो लॉकडाउन शुरू मतलब इस अमल को जारी रख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। हम इनके साथ हैं, जिम्मेदार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इनके टैक्सों के हम तनख्वाह खाते हैं, हम इनके लिए काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, आप डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब अकरम जामन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया वक्तिया। नवाब मुज़फ़्फ़र हयात खाकवानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अहम बात यह है कि मैंगो की वैरायटीज़, रिसर्च, एक्सपोर्ट के लिए जो डिमांड है उसको जो ग्रोअर है वो कैसे सामने रखता है, और हुकूमत का जो किरदार है इस पर बात हुई है, और हुकूमत को यकीनन अपना किरदार निभाना है, ख़ास तौर पे ट्रेनिंग के हवाले से, नई वैरायटी के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।